हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सीडी के फर्स्ट यूनिट के सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि कैसे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बच्चे के विकास डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। वो जो यूनिट का सेकंड पॉइंट है उसको हम पूरा इस वीडियो में करेंगे, तो अगर वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको पूरा देखिए ताकि आपका जो सेकंड पॉइंट है वो पूरा क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो इसमें हम बात करेंगे कि अनुवांशिकता जो होता है बच्चे को, उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण मिले होते हैं उससे रिलेटेड है। और जो वातावरण है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब एनवायरनमेंट में आ जाता है, तो वहाँ की जो चीज़ें हैं, उसके रहन सहन का तरीका, आसपास का एनवायरनमेंट कैसे उसको प्रभावित करता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो फर्स्ट इज़ जो अनुवांशिकता है, उसमें जो भी बच्चा जन्मजात, ये उसके जन्मजात होती है। जब बच्चा पैदा होगा तब से वो अपनी अनुवांशिकता के कुछ गुण लेके आता है, जैसे उसकी आंखों का कलर हो गया, बालों का कलर हो गया। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसा ही बच्चा लुक वाइज भी होता है। जैसे अगर जो बिल्ली का बच्चा है वो बिल्ली की तरह ही दिखेगा और जो इंसानों का बच्चा है वो इंसानों की तरह ही दिखेगा। तो वो सारे जो गुण होते हैं वो जन्मजात ही आते हैं। उसके बाद आता है अर्जित जो गुण होते हैं, जो इन्वायरमेंट में बच्चे को चीज़ें मिलती हैं। अपने स्कूल जाने से बच्चे जो चीज़ें सीखते हैं, उससे जो उसके दिमाग का विकास होता है, वो सारी चीज़ें आती हैं इन्वायरमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर। अब कैसे ये चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं वो हम देखते हैं। कि सबसे पहला है कि अनुवांशिकता की कुछ थ्योरीज हैं कि कैसे जो अनुवांशिकता है वो आपके विकास को प्रभावित करती है, आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। उसके ऊपर काफ़ी सारे थ्योरीज दी गई थी, सिद्धांत दिए गए थे। 4-5 सिद्धांत हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, और इससे जो क्वेश्चंस बहुत बनते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में और डीएसएसबी में, केवीएस सब में इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे एक नंबर के। इसके अलावा आपके जो भी डाइट का पेपर है उसमें भी ये आएगा। तो हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले था निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था? बीजमैन ने। इन्होंने क्या बोला था बीजमैन ने कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के ऊपर, कि उन्होंने चूहे लिए और उनकी पूँछ काट दी। उनकी पूँछ काट दी, और ऐसे जितने भी नेक्स्ट चूहे हुए उनकी भी पूँछ काट दी। उसके बाद जो चूहे आए उनकी भी पूँछ काट दी। ऐसे कर करके जो है पूरा, जैसे कि ये फर्स्ट पीढ़ी के चूहे हैं उनकी पूँछ काट दी, फिर उनके जो बच्चे थे उनकी भी पूँछ काट दी, फिर उनके जो बच्चे हुए उनकी भी पूँछ काट दी। ऐसे करके उन्हें काफ़ी सारी पीढ़ियों तक एक्सपेरिमेंट किया। तो और एंड तक कभी भी कोई भी चूहा ऐसा नहीं हुआ जिसकी पूँछ पहले से कटी हो। तो इन्होंने ये बताया कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके थ्रू हमें पता चलता है कि अगर हम कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज करके, इन्वायरमेंट में मतलब कि हमने जो उसकी पूँछ काटी है वो हमने इन्वायरमेंट में चेंज किया है, वो जन्म से तो उसकी पूँछ कटी नहीं थी। इन्वायरमेंट में चेंज करके अगर हम चाहें कि वो जाके आगे आने वाली पीढ़ी में भी वैसे चेंजेस हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे होंगे चूहे, उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी वैसे होगी। वो उनका कोई भी गुण लेकर एक्स्ट्रा पैदा नहीं हो जाएगी। जैसे हम जो बिना पूँछ वाले चूहे थे, उससे हम आगे जाके बिना पूँछ वाले चूहे नहीं बना सकते, क्योंकि पूँछ में जो भी चेंजेस किए हैं वो हमने एनवायरनमेंट में किए हैं। हमने उसके बेसिक जो उसकी जो होता है ना आपका मूल जीवाणु, जो आपके जीन्स में होता है पहले से, उसमें जब तक कोई चेंज नहीं होगा तब तक कि इन्वायरमेंट में वैसा बच्चा आएगा ही नहीं, वैसा चूहा आएगा ही नहीं जिसकी पहले से पूँछ कटी हो। कि गुण सिर्फ माता पिता के ही नहीं होते बल्कि हमारे पूर्वजों का भी प्रभाव होता है। इसमें यही है ना कि जो हमारे पूर्वज हैं वो भी हमारे इंसानों की तरह ही होंगे। तो बच्चे हैं वो सब वैसे ही पैदा होंगे, जिनके 2 हाथ और 2 पैर होंगे। वैसे ही चूहे में जब पूँछ होती है तो पूँछ होगी और एंड तक होगी, जब तक कि उसके जीन्स में हम चेंज ना कर दें। ये था निरंतरता का सिद्धांत विजमैन का। इसमें जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो था कि गर्भवती महिला के ऊपर था कि उसके जो बाल हैं घुंघराले थे। तो क्या बच्चे के भी बाल घुंघराले होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चेंज आते रहते हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि जो बच्चे के दादा दादी हैं या फिर जो पापा हैं या फिर उनके जो परदादा दादी नाना नानी हैं उनके बाल भी घुंघराले हों। तो ये ओवरऑल सबका थोड़ा थोड़ा गुण लेके बच्चा पैदा होता है, इसलिए उसमें वो सारे चेंज जो है ओवरऑल देखे जाते हैं, कोई एक चेंज खासकर नहीं देखा जाता। इनका मेन फोकस क्या था कि शारीरिक पहलू बदलाव नहीं होगा पर मानसिक होता है। यही कि अगर आप इंटरनल कोई चीज़ उसकी मूल जीवाणु में चेंजेस अगर कर देते हैं, जीन्स में चेंजेस कर देते हैं, तो फिर आप देख सकते हो कि हाँ वैसा बच्चा हो जाएगा। लेकिन जब तक जीन्स में चेंजेस नहीं होंगे तब तक बच्चा वैसा नहीं होगा। ये था। नेक्स्ट था कि गॉल्टन का जीव सांख्यिकी
का सिद्धांत। गॉल्टन ने अपने जीव सांख्यिकी के सिद्धांत में क्या बोला कि जो बच्चा है वो सिर्फ पेरेंट्स के गुण लेके पैदा नहीं होता। ये सब हम आनुवांशिकता में देख रहे हैं कि जो बच्चा है वो अपने माता पिता के गुण नहीं लेके चलता, बल्कि अपने दादा दादी नाना नानी परदादा परदादी सबके गुण को लेके चलता है। जैसे अपने माता पिता से वो आधा गुण उसके अपने पेरेंट्स से आएगा, आधे से फिर 1/4 जो होता है, 1/4 जो होता है वो अपने दादा दादी और नाना नानी से लेके आएगा। उसके बाद जो 1/8 होगा वो गुण लेके आता है अपने परदादा और परदादी से। तो उन सब का जो जोड़ है वही बनता है एक बच्चा। इन सब का जो ओवरऑल मिक्सचर होगा, इनका जो जोड़ होगा, वही जो बच्चे के अंदर वैसे ही गुण आते हैं। ओके, तो ओवरऑल ये थ्योरी क्या बताती है हमें कि जो बच्चा है वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के गुण नहीं लेता, बल्कि अपने दादा दादी नाना नानी परदादा परदादी सबके गुणों को लेकर ही पैदा होता है। ये है उसकी आनुवांशिकता का योगदान। नेक्स्ट है मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, मेंडलवाद का कहते हैं, जिसमें मेंडलवाद का आनुवांशिकता का नियम। इन्होंने क्या बोला, मटर के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि एक कुछ लॉन्ग थे और कुछ शॉर्ट थे, मटर के बीज। उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया लॉन्ग और शॉर्ट के गुण में। तो कुछ जो मटर थे वो लॉन्ग हुए और कुछ जो है शॉर्ट में हुए। जैसे आप ये देख रहे हो कि इस टाइम पे जो फर्स्ट बार उन्होंने करवाया था पहली पीढ़ी पे, तो वो सारे लॉन्ग हुए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट और का एक करवाया तो फिर लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, फिर ये सारे शॉर्ट। तो इसमें वो क्या बताना चाहते थे कि जो भी गुण आपका डोमिनेंट होता है, जो भी पावरफुल होता है गुण, वो ज़्यादा दिखता है। जैसे यहाँ पे जो लॉन्ग है, जो लंबे हैं, वो गुण ज़्यादा डोमिनेंट है, ज़्यादा प्रभावशाली है, इसलिए वो दिखाई देता है। तो ये जो इनका जो रेशियो होता है वो 3 और 1 का रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट में दिखेगा, जैसे जो डोमिनेंट है वो 3, देखो यहाँ पे जो है 3 बार जो है लॉन्ग ही मटर के पौधे हुए और 1 शॉर्ट हुआ, जो कि इसको तीसरी पीढ़ी में वो दिखाई दे रहा है। फिर इसमें इनके जो ओवरऑल इनके नियम से, मेंडल के नियम से क्या चीज़ निकल के सामने आई थी कि प्रभावशीलता का और प्रधानता का नियम। ये कि जो भी गुण आपका डोमिनेंट है वो हो सकता है कि बौने पौधे का गुण कोई डोमिनेंट हो। जैसे अगर बौने पौधे का गुण डोमिनेंट है तो सारे जो पौधे हैं वो बौने हो जाएंगे। लॉन्ग और अगर शॉर्ट पौधे का आप एक साथ मिक्सचर कराते हैं तो फिर जो पौधे हैं वो शॉर्ट में हो सकते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा में भी हम देख सकते हैं कि अगर पेरेंट्स में किसी की आइज़ का कलर ब्लू है तो अगर ब्लू कलर ज़्यादा डोमिनेंट होगा तो बच्चों की आइज़ जो है वो ब्लू कलर की हो जाएंगी। लेकिन अगर मदर की आइज़ ब्राउन है और अगर ब्राउन का जो गुण है वो ज़्यादा डोमिनेंट है तो जो बच्चे हैं उनकी आइज़ का कलर जो है ब्राउन हो जाएगा। वो कोई भी गुण जो है आपका डोमिनेंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीली आंखें ही ज़्यादा डोमिनेंट करेंगी या फिर ब्राउन ही करेंगी, कुछ भी कर सकती हैं। उसके बाद अलगाव का नियम क्या बोलता है कि अलगाव का नियम ये बोलता है कि हमने देखा कि फर्स्ट में आपका ब्लू कलर जो है डोमिनेंट था और ब्राउन कलर की आइज़ के बच्चे नहीं हुए। उसके बाद अलगाव का नियम होता है कि कभी आगे जाके पीढ़ी दर पीढ़ी जब उनके भी बच्चे होंगे, बच्चों के जब बच्चे होंगे तो उसमें किसी की आइज़ का कलर ब्राउन हो सकता है। वही बता रही है कि तीसरी पीढ़ी में आकर गुण सुप्त होते हैं, वो तीसरी पीढ़ी में प्रधानता डोमिनेंट बन जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो आप देख रहे थे, यहाँ पे आप देख रहे थे कि पहले लॉन्ग चल रहा था, वही जो तीसरी पीढ़ी में आते हैं तो आप देखते हो कि शॉर्ट का जो गुण है वो भी आने लग गया है। तो जो स्टार्टिंग में नहीं दिखा वो बाद में आ सकता है गुण, वो हमारा अलगाव का नियम बताता है। जो गुण शुद्ध है वो बस कुछ टाइम के लिए ही छुप जाता है। जैसे यहाँ पे अगर ब्लू आइज़ जो है फादर की वो ज़्यादा डोमिनेंट कर रही हैं और बच्चे जो हैं ब्लू आइज़ के हो रहे हैं, तो आगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि उनके जो बच्चों के जो बच्चे हों उनकी जो आइज़ हैं वो ब्राउन हो जाएं, जो कि मदर की आइज़ का कलर था। इसमें ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ओवरऑल आपके जो भी हेरिडिटी के नियम थे वो क्या थे। फर्स्ट इज़ कि समानता का नियम। इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि समानता का नियम कौन सा होगा, कुछ एग्जाम्पल दे देंगे और फिर आपको चूज़ करना होगा सीटेट के एग्जाम में। समानता का नियम क्या कहता है कि जैसे हम होते हैं या जैसे हमारे पूर्वज होते हैं, बच्चा भी सेम वैसे होगा। जैसे अगर नींबू का पौधा है तो आप उससे नींबू ही बनाओगे, संतरा नहीं बनाओगे। आम का है तो उससे आम बनेगा, एप्पल नहीं बन जाएगा। जैसे पेरेंट्स अगर दिमागदार हैं, इंटेलिजेंट है, तो उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। अगर जो पेरेंट्स है वो बुद्धू हैं तो बच्चे भी बुद्धू होंगे। ये बोलता है हमारा समानता का नियम। तो आपका सीटेट में ऐसे बोल देगा कि जो बच्चे के माता पिता हैं वो बहुत बुद्धिमान है, जो उनका बच्चा होता है वो भी बहुत बुद्धिमान है। तो ये जो है आनुवांशिकता के कौन से नियम को दिखाता है, तो आप वहाँ बताओगे कि ये समानता के नियम को दिखाता है।
नेक्स्ट है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम क्या कहता है कि विभिन्नता के नियम में आता है कि जो पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, जैसे ये एक माता पिता हैं, अगर एक माता पिता हैं तो इनके जो बच्चे हैं, इनके अगर 2 बच्चे हुए तो इन 2 बच्चों में क्या समानता, क्या भिन्नता है, उसके ऊपर हमें करना है कि आप देखते हो कि आपके जो भाई बहन है वो भी सेम आपके जैसे नहीं होंगे, उनके इंटरेस्ट अलग होंगे और आपके अलग होंगे, तो उन 2 बच्चों में क्या भिन्नता है उसको स्टडी करना ही विभिन्नता का नियम बताता है। यहाँ बोलता है कि यहाँ बच्चों की तुलना बच्चों से की जाती है, जैसे कि भाई अच्छा है और तू बेकार है। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हारा जो भाई है वो अच्छा है, तुम बेकार हो, वो पढ़ने में तेज है, तुम ऐसे हो। तो ये जो चीज़ें आती हैं वो इसके अंदर आएंगी कि ये विभिन्नता के नियम के कारण होती हैं कि जो बच्चे हैं वो सारे A to Z सेम टू सेम नहीं हो सकते। इसमें जो है एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चों की बात या 3 बच्चों की बात, जितने भी बच्चे हैं उनके आपस में जो भी विभिन्नता होती है उसके ऊपर स्टडी की जाती है। अब आता है प्रत्यागमन का नियम। ये बोलता है, प्रत्यागमन का नियम है कि एकदम अपोजिट, पेरेंट्स से एकदम अपोजिट बच्चा हो जाए। जैसे अगर पेरेंट्स आपके बुद्धिमान है और बच्चा स्लो लर्नर हो, बच्चा स्लो हो या फिर पेरेंट्स स्लो लर्नर हो और बच्चा बुद्धिमान हो जाए, तो वो सब आएंगे इस प्रत्यागमन के नियम में कि एकदम अपोजिट ही रिएक्शन दे रहा है। जैसे कि माता पिता मंदबुद्धि और कम प्रतिभाशाली हैं और उनका जो बच्चा है वो प्रतिभाशाली हो जाता है। और इसमें अब एक ध्यान देने वाली बात है आपकी कि अगर वो सेम टू सेम होते हैं तो ये आपके समानता के नियम में चला जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बोला था कि अगर पेरेंट्स बुद्धिमान हैं तो बच्चा भी बुद्धिमान होगा, अगर पेरेंट्स बुद्धू हैं तो बच्चा भी बुद्धू होगा। तो अगर यहाँ पे जैसे यहाँ वाले में क्या बोल रहा है कि ये सब कुछ प्रत्यागमन के नियम के अंदर कि आपका अपोजिट होगा। अगर पेरेंट्स जो है तेज हैं तो बच्चा भी, जो बच्चा है वो स्लो होगा, और अगर बच्चा जो है, अगर जो पेरेंट्स हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है, बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा। अपोजिट चलता है ये एकदम। प्रत्यागमन में अपोजिट और समानता के नियम में एकदम परफेक्ट सेम टू सेम होते हैं। और विभिन्नता के नियम के अंदर हम बच्चों, पेरेंट्स के जो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनके बीच में हम विभिन्नताओं को देखते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको एकदम ध्यान से रखने हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स देता है पेपर में और फिर आपको वो सॉल्व करने होते हैं। फिर आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? जो भी चीज़ आपके आसपास है वो सारी इन्वायरमेंट के अंदर काउंट होती है। अब उसमें फिजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, जैसे कि आपका भोजन, पानी, वस्तु, सोफ़ा, कुर्सी, ये सारी चीज़ें जो भी आपके आसपास हैं वो सब हो जाएंगी। और जो बाकी जो सोशल चीज़ें हैं, समुदाय, फैमिली, स्कूल, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर हैं, ये कैसे आपके के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे प्रभावित करते हैं उसके ऊपर स्टडी की गई। तो फिर क्या क्या बोला गया उसके ऊपर है कि वातावरण क्या है? वातावरण बच्चे को गर्भावस्था से ही प्रभावित करने लगता है। जब बच्चा पेट में होता है तभी से ही जो इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं उसको प्रभावित करने लगते हैं, और जब वो इन्वायरमेंट में आ जाता है तो इसका जो काम है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। वातावरण को सामाजिक आनुवंशिकता भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो समाज में आ गया है, इसलिए उसे सामाजिक आनुवंशिकता भी कहा जाता है। समाज की जो चीज़ें सीखते हैं उसे भूलना नहीं चाहते। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो होते हैं, समाज में हम जो भी चीज़ सीखते हैं, अगर हम अच्छी चीज़ सीखेंगे तो हम उसे सीख जाएंगे, बुरी चीज़ें सीखेंगे तो उसको भी हम जल्दी छोड़ नहीं सकते। ये इन्वायरमेंट का एक फैक्टर होता है। अब हम इसको अच्छे से डिटेल में देखते हैं। अभी जैसे हमने इन्वायरमेंट के देखे थे, अभी जैसे हमने आनुवंशिकता के फैक्टर्स देखे थे, जो भी समानता का नियम था, वैसे ही जो है इन्वायरमेंट के अंदर पर्यावरण में कैसे कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वैसा ही पॉइंट है। जैसे कि हमने पर्यावरण अभी स्टार्ट किया था, यहाँ पे अभी हमने पर्यावरण स्टार्ट किया था, वैसे ही अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गोडार्ड के द्वारा प्रयोग किया गया था कैलिकॉक फैमिली के ऊपर। इन्होंने क्या बोला कि ये जो थे कैलिकॉक थे, जो फैमिली थी, वो ये आर्मी पर्सन थे और इन्होंने एक कैरेक्टरलेस लड़की से अपनी शादी की, और उनके बाद जो बच्चे थे उनमें से 45 से 46% ही ठीक थे और बाकी सारे बच्चे जो थे वो कैरेक्टरलेस पैदा हुए। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, वो की थी एक सर्वगुण संपन्न लड़की से, और जो उनसे जो बच्चे हुए थे उसमें बस 5% बच्चे जो हैं कैरेक्टरलेस थे और बाकी जो थे अच्छे थे। मतलब कि इन्वायरमेंट का फैक्टर पड़ा, इसी वजह से वो जो बच्चे हैं सारे कैरेक्टर लेस ना होकर बढ़िया हुए इस वाले एक्सपेरिमेंट में। जबकि यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि बच्चे के मदर जो थी वो भी कैरेक्टरलेस थी, तो और वैसे इन्वायरमेंट में बच्चों को भी रखा गया, इस वजह से वो भी वैसे ही बन गए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मदर सर्वगुण संपन्न थी तो बस कुछ बच्चों पर ही, 5% बच्चों पर ही इन्वायरमेंट का बेकार असर जो है पड़ा,
वरना तो जो है अपनी अपनी मम्मी के जैसे ही सर्वगुण संपन्न हुए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोलता है कि क्वेश्चन आया था इस पे कि गोडार्ड का प्रयोग कौन से परिवार पे था, तो वो कैलिकॉक परिवार पे था। उसके बाद था डगडेल का प्रयोग। डगडेल ने प्रयोग किया था एक मछुआरे पर किया था, जो कि एक ज्यूक नाम का मछुआरा था और ये एक भ्रष्ट आचरण का था, मतलब एक तरह से वो कैरेक्टरलेस ही था। उसने अब जिस वाइफ से शादी की वो भी कैरेक्टरलेस थी, तो इनके जो बच्चे हुए थे वो भी, उनका जो भी व्यवहार था वो भी भ्रष्ट ही था, मतलब जो बच्चे थे वो भी भ्रष्ट हुए। उनमें से 20 के आसपास जो बच्चे थे वो ही सिर्फ क्या हो पाए, इन्वायरमेंट में अपने आप को जोड़ पाए, व्यवसाय में लग गए। तो इसमें ये एक्सपेरिमेंट किया था डगडेल ने, यही सब बताया कि कैसे एनवायरनमेंट प्रभावित करता है या फिर जो उनकी आनुवंशिकता है वो। फिर गॉल्टन का प्रयोग था जो कि उन्होंने यूएसए में किया था, जुड़वा बच्चों पे किया था और उन्होंने देखा कि जुड़वा बच्चे में अगर हम उन्हें दूर दूर भी रखेंगे, दो जुड़वा भाई बहनों को अगर हम दूर दूर भी रखते हैं तो भी उनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सिमिलर रहती हैं। ये उन्होंने पाई अपने एक्सपेरिमेंट में, गॉल्टन ने। तो ये हमने ओवरऑल देख लिया कि जो हेरिडिटी है, जो वंशानुक्रम है और जो वातावरण है वो कैसे बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो उसमें जो हेरिडिटी है, और ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित नहीं करती, ना ही हेरिडिटी और ना ही एनवायरनमेंट, ये दोनों ही एक दूसरे को लेके चलते हैं। बच्चा जो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों से मिलकर ही प्रभावित होता है। आप जब भी आपका क्वेश्चन बचता है कि बच्चे पे किस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव होता है, तो आप बोलेंगे दोनों का ही होता है। दोनों का ही प्रभाव होता है बच्चे के ऊपर। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हेरिडिटी जब भी वर्ड बोले तो आपको उससे क्या समझ में आना चाहिए, नेचर प्रकृति, और एनवायरनमेंट से आपको पोषण का वर्ड दिमाग में आना चाहिए। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहो तो जाके देख लो, अपने किसी भी सीटेट के कोई भी पेपर उठाओगे उसमें एक क्वेश्चन पक्का एनवायरनमेंट और हेरिडिटी से आता है। इसलिए तो जब भी हेरिडिटी आए तो आप नेचर देखोगे, एनवायरनमेंट आए तो आप नर्चर देखोगे, पोषण करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट उसका पोषण करता है, नर्चर करता है, इसलिए इसको ये मीनिंग्स लेना। और यहाँ पे हेरिडिटी उसकी प्रकृति होती है, उसका नेचर ही होता है हेरिडिटी वाला। ऐसे करोगे तो याद हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें क्या पता चलता है कि कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि बच्चे पे जो है ये आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि अर्जित होता है। ये सारी चीज़ें जो लैंग्वेज हम सीखते हैं उस पे है कि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि भाषा आनुवंशिकता की देन है, और कुछ बोलते हैं कि नहीं, भाषा अर्जित की जाती है, जो कि आप जब लैंग्वेज वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि जो अधिगम है वो आनुवंशिकता से मिलता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, बच्चा जो अधिगम है वो इन्वायरमेंट में करता है। और आंसर क्या होगा आपका कि जो नेचर और नर्चर दोनों मिलके ही बच्चे के अधिगम, जो भी उसका लर्निंग होता है, उसमें प्रभाव डालते हैं। फिर हमारी पर्सनैलिटी है वह किस पर डिपेंड करती है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि दोनों ही बच्चे को थोड़ा थोड़ा प्रभावित करते हैं। वुडवर्थ ने क्या बोला था कि वातावरण और आनुवंशिकता का संबंध गुणात्मक होता है, ना कि योगात्मक। मतलब कि इनका जो रिलेशन है वो बच्चे को गुणात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। थोड़ा सा वातावरण प्रभावित करेगा और थोड़ा सा आनुवंशिकता प्रभावित करेगी, तब जाके मानव की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व निकल के आता है। वहीं हेरिडिटी योगात्मक होती है। ये किसने कहा था, ये कहा था गॉल्टन ने, जो कि मैं भी आपको दिखाती हूँ वो पेज। ये देखो, यहाँ गॉल्टन ने क्या बोला है कि हेरिडिटी जो है वो योगात्मक है। यहाँ पे हम सबका सम कर देते हैं और वही जाके बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है। तो ये याद रखना कि गॉल्टन ने इसे योगात्मक बोला है। और एक और चीज़ ध्यान रखने की है कि जो भी आनुवंशिकता है उसको आप बदल नहीं सकते, जबकि एनवायरनमेंट को आप बदल सकते हो। आप बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन जो आनुवंशिकता है, जो हेरिडिटी है, उसमें जाके आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। फिर है कि आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और दोनों यथार्थ संगत होते हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं दोनों। किसी एक की वजह से जो है सिर्फ किसी एक के लिए ही बाकी दूसरी चीज़ को हम नहीं छोड़ सकते। इन्वायरमेंट और जो आनुवंशिकता है दोनों साथ ही रहेंगे। अब हम देखते हैं कि जो वातावरण है, आनुवंशिकता है, उसका बच्चे की शिक्षा में, एजुकेशन में क्या योगदान होता है, कि टीचर को ये कैसे हेल्प करता है। यह कि बालक के व्यक्तिगत भिन्नता का पता चलता है कि जो बच्चा है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो हम बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग फिर बनाते हैं कि मुझे पता है कि इन्वायरमेंट का इतना प्रभाव पड़ता है, तो मैं उस हिसाब से उसको ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराऊंगी कि उसकी जो स्टडी है वो बेहतर तरीके से हो सके। अगर बच्चा घर पे उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं देते पेरेंट्स कि वो ठीक से स्टडी कर पाए, तो टीचर का ये काम बनता है कि वो स्कूल में ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराए। तो ये
अगर हमें इस जो भी थ्योरी मैंने आपको बताई इसकी नॉलेज होगी तभी तो हम ये एक्सपेरिमेंट अपने स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं। फिर जो भी शिक्षण विधियाँ हैं कि आप कौन से मेथड्स का यूज़ करें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये सब हमें पता चलता है तभी जब हमें पता हो कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है, उसका जो है एनवायरनमेंट कितना फैक्टर डालता है, उस पर जो अनुवांशिकता है वो कितना फैक्टर डालती है, तब हम डिसाइड करेंगे कि मुझे किस मेथड से बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि वो बढ़िया तरीके से मेरी क्लास में सीख सकेगा। तो ये था आपका ये जो फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पॉइंट था एनवायरनमेंट और हेरिडिटी से रिलेटेड, वो मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसका जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पे हो जाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड नोट्स हैं वो अच्छे से मिल सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। आपने जो भी CD और EVS के लिए आपने कमेंट किया था कि आपको उस पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कि पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं देख लूँगी, उस हिसाब से मैं आपको वो भी देती जाऊँगी। तो जो भी चीज़ें मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ वो पेपर में आए होते हैं, इसीलिए वो चीज़ें मैं पहले आपको करा रही हूँ। तो उनका जो भी कॉन्सेप्ट है आप अपने दिमाग में क्लियर रखना, क्योंकि मेरे टाइम पे कोई ज़्यादा ऐसे बताने वाला नहीं था, लेकिन आपके टाइम पे मैं आपको हूँ बताने के लिए, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।